Hello students, welcome to class 11th. I'm योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम हिस्ट्री की क्लास करेंगे। हिस्ट्री में जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि टर्म 2 में आपके कितने चैप्टर आने हैं। तो टर्म 2 में आपके जो है 4 चैप्टर आने हैं, जिसमें आपका चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति, चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन और चैप्टर 11 आधुनिकरण के रास्ते। ये 4 चैप्टर जो हैं आपके हिस्ट्री में आएंगे टर्म 2 में। तो जो आपका चैप्टर 7 है वो मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, फिर भी मैं जो हूँ थोड़ा और दोबारा पढ़ा दी हूँ। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर 9 है आपका औद्योगिक क्रांति। हम इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बाद किस किन चीज़ों में बदलाव आए, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि वहाँ दूसरी औद्योगिक क्रांति लगभग 1850 में, यानी ब्रिटेन में जो दूसरी औद्योगिक क्रांति आई थी वो कब आई थी? 1850 में। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो अंडरलाइन कर लेंगे इसको कि जो औद्योगिक क्रांति है दूसरी वो 1850 के बाद आई थी। इसमें रसायन तथा बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ था। उस दौरान ब्रिटेन जो पहले विश्व भर में औद्योगिक शक्ति के रूप में अग्रणी था, पिछड़ गया और जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे निकल गया। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो प्रथम औद्योगिक क्रांति है वो आपका 1780 और 1850 के दशक के बीच की अर्थव्यवस्था को कहते हैं। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए, ठीक है, इसका प्रभाव पड़ा। जब ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई उस वहाँ पर भी प्रभाव पड़ा, उसके आसपास के इलाकों पर प्रभाव पड़ा। बाद में यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराई से जुड़ा हुआ था। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। यानी कि पहले मशीनें नहीं होती थी, उद्योग ही नहीं थे, तो पहले हस्तशिल्प या हथकरघा हैंडमेड चीज़ें बनती थी, उन पर काम स्लो होता था और प्रोडक्शन बहुत कम होता था। लेकिन मशीनों ने और टेक्निक्स ने भारी पैमाने पर जो है प्रोडक्शन को संभव बनाया। इस चैप्टर में हम कपास और लोहा उद्योगों के में हुए परिवर्तनों की रूपरेखा भी दी गई है। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें उद्योगों में जो है एक भाप का किस तरह से इस्तेमाल किया गया इसके बारे में है, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। यानी कि भाप का जब आविष्कार हुआ, इसमें जेम्स वॉट ने जब इसका आविष्कार करा तो इसमें जो है जहाज़ में इसका इस्तेमाल किया गया, रेलगाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया। इन परिवहनों में जो है जो इनकी गति है वो काफ़ी तेज हो गई थी। जिन आविष्कारकर्ताओं तथा व्यापारियों ने ये परिवर्तन लाने में योगदान दिया था, उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से ना तो धनवान थे, ना ही बुनियादी विज्ञानों जैसे भौतिक तथा रासायनिक में शिक्षित थे। यानी कि जिन लोगों ने भी आविष्कार किया वो व्यापारी थे, और जो भी इन्होंने परिवर्तन लाए वो व्यक्तिगत रूप से जो है ना तो कोई पैसे वाले लोग थे, ना ही वो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रखी हो, उसे एजुकेटेड हो, ठीक है। जैसा कि उनमें से कुछ वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि पर नज़र डालने से पता चलेगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो कौन लोग थे जिन्होंने इन सब चीज़ों का आविष्कार किया। आगे चलकर औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इसके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के काम करने की खराब व बदतर रहन सहन की परिस्थितियों को जोड़ा जाता है। यानी कि जो औद्योगिकरण है वो आया, उससे क्या हुआ, जो उद्योगी से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने उद्योगों की स्थापना करी वो तो समृद्ध हो गए, लेकिन ज़्यादातर लाखों लोग जो है उनकी स्थिति ज़्यादा ही बदतर हो गई, क्योंकि जिस तरीके से उनसे जो काम करवाया जाता उनका जो रहन सहन था वो काफ़ी ख़राब हुआ। इनमें कौन लोग थे? इनमें स्त्रियां थी, बच्चे भी थे, जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब रही, उनसे काफ़ी घंटे काम करवाया जाता था, सैलरी बहुत कम मिलती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको प्रभावित हुई, वो हम भी आगे पढ़ेंगे इसमें। इससे विरोध भड़क उठा, फलस्वरूप सरकार को कार्य करने की परिस्थिति के नियंत्रण के लिए कानून बनाने पड़े। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई तो लोग जो हैं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। तो एट लास्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो है नियंत्रण के लिए करने के लिए जो है उनको कानून बनाने पड़े उद्योग के।
अब इसमें देखिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस में जॉर्ज मिचले और जर्मनी में फ्राइड्रिख एंजल इन दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे कि औद्योगिक क्रांति का शब्द जो है किन्होंने यूज़ किया था सबसे पहले। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक और शास्त्री अर्नोल्ड टैनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था, जिसके बारे में टैनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए थे, जिनके व्याख्यान उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। ये भी आप जो है बुक का नाम याद करेंगे। ठीक है, पॉपुलर एड्रेस नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियाँ और अन्य अंश। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? टैनबी ने लिखी थी। ठीक है, परिवर्तित इतिहासकार T.S. एस्टन, पॉल मंतू और एरिक हॉबमॉस मोटे तौर पर टैनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 के दशक से 1820 के दौरान कपास में लौह उद्योगों, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। एस्टन ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कलपुर्जों की बाढ़ों से मानो अल्पवित था। अब इसमें देखिए ब्रिटेन क्यों? ब्रिटेन पहला ऐसा देश था जिसमें सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया, यानी कि सबसे पहले औद्योगिक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ब्रिटेन से शुरू हुई थी। यह 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा और इसके 3 हिस्से कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी एक ही सम्राट था। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही सिक्का चलता था और एक ही बाजार व्यवस्था थी इन तीनों इलाकों में। ठीक है, इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सब कुछ मिला हुआ था, एक ही शासन था, एक ही शासक था, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती। 17वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी आदान प्रदान के माध्यम से रूप में व्यापक रूप से होने लगा, यानी कि विनिमय के लिए जो है किसका इस्तेमाल करने लगे? मुद्रा का इस्तेमाल करने लगे, सिक्कों का इस्तेमाल करने लगे। तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। उसके बाद जो है बदले में जो काम के बदले उनको जो है वेतन मिलने लगा। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया। यानी कि पहले तो बार्टर सिस्टम था कि वस्तुओं के बदले वस्तुएं मिलती थी, लेकिन जब लोगों को सैलरी मिलने लगी, वेतन मिलने लगा, तो उससे उनके पास विकल्प हो गए कि वो कुछ भी खरीद सकते थे। 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था, जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई, जिसमें भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक ज़मीनों पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों, पशुपालकों को कहीं और काम धंधा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसमें अधिकांश लोग आसपास के शहरों में चले गए। अब इसमें देखिए, अब आपका अगला टॉपिक आता है शहर, व्यापार और वित्त। देखिए 18वीं सेंचुरी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से बढ़ने लगे, यानी कि एरिया भी बढ़ने लगा और आबादी भी। यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी सन 1750 से 1800 के बीच दुगनी हुई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे, 11 शहर। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाज़ारों का एक केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे। लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 18वीं सेंचुरी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के भूमध्य सागरीय बंदरगाह से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक बंदरगाह पर आ गया था। यानी कि जो बंदरगाह पहले कभी इटली और फ्रांस के बंदरगाह में व्यापार होता था, वहाँ से अब जो है हॉलैंड और
ब्रिटेन की जो बंदरगाह थे वहाँ पर आ गए। इसके बाद तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया, यानी कि इन तीनों के बीच जो है व्यापार होता, इन चारों के बीच में व्यापार होता था आपस में। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। इंग्लैंड में विभिन्न बाजारों के बीच माल की आवाजाही मुख्य रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट की सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाज़ों से होती थी। रेल मार्ग का प्रसार होने तक जलमार्ग द्वारा परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था और इसमें समय भी जो है बहुत कम लगता था। काफ़ी पहले यहाँ तक कि सन 1724 में इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए 1160 मील लंबा जलमार्ग था, जिसमें नौकाएं चल सकती थी और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदी के अधिक से अधिक 15 मील की दूरी पर थे। चूँकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौ संचालन भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, इसीलिए नदी के पोतों के जरिए ढोया जाने वाला मार्ग समुद्र तटीय जहाज़ों तक इन्हें तटपोत कहा जाता था, आसानी से ले जाया जाता था और सौंपा भी जा सकता था। उसके बाद ईयर 1800 तक इन कोस्टल तटों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या जो है कितनी पहुंच गई थी, 1 लाख तक पहुंच गई थी। बात करें देश की वित्तीय प्रणाली की, तो देश की जो वित्तीय प्रणाली का जो केंद्र है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड ये स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था अंडरलाइन कर लेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है 1694 में स्थापित हुआ था। 1794 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई थी, 3 गुनी हो गई थी। ठीक है, 1820 के दशक तक प्रांतों ने 600 से अधिक बैंक थे और अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन इन्हीं बैंकों द्वारा जो है इनका जो है इस्तेमाल करते थे। इनसे जो है वो कर्ज लेते थे उद्योगों को चलाने के लिए। 1780 के दशक में 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ उसमें कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें गाँव में आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद थे और परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी। यानी कि जो शहरों में जो जनसंख्या उमड़ कर आई, गाँव से जो शहर की तरफ आए और एक आबादी बढ़ी, वो अपने काम को ढूंढने के पर्पज़ से हुई और दूसरा उनके पास काम करने के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे थे। ठीक है, सैलरी थी, बैंक भी मौजूद थे, प्लस एक परिवहन की अच्छी व्यवस्था भी थी। आगे के प्रश्नों में 2 नए कारकों का वर्णन किया गया है। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें उत्पादन के स्रोतों में अचानक वृद्धि कर दी और एक नया परिवहन तंत्र जो रेल मार्गों के निर्माण में तैयार हो गया। इन दोनों विकास क्रमों के मामले में यदि बीच के समय को सावधानीपूर्वक देखा जाए तो यही पता चलेगा कि इन विकास क्रमों और इनके व्यापक इस्तेमाल के बीच कुछ दशकों का अंतराल रहा। इसलिए कोई यह ना समझे कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार होते ही उद्योगों में तत्काल इसका प्रयोग शुरू हुआ है। ठीक है, हर एक स्टेप बाय से जो भी इन्वेंशन हुए, जो भी कुछ हुआ है या कोई भी चेंजेस आए, वो एक स्टेप बाय स्टेप हुए हैं। 18वीं सेंचुरी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविष्कार हुए, उनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 के अवधि में ही हुए थे। ठीक है, इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। हम इन परिवर्तनों में केवल 4 बड़े परिवर्तनों अर्थात लौह उद्योग का रूपांतरण, कपास की कताई और बुनाई और भाप की शक्ति का विकास और रेलमार्ग की शुरुआत पर ही चर्चा करेंगे। अब इसमें हम पढ़ते हैं कोयला और लोहा के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयला और लोहे के बारे में। इंग्लैंड इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली था कि वहाँ मशीनीकरण में काम करने वाले मुख्य सामग्रियों कोयला और लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था। यहाँ पे वहाँ पर जो कोयला और लोहा संसाधन है वो बहुत ही मात्रा में उपलब्ध था। इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले खनिज जैसे कि सीसा, तांबा, टीन, ये भी जो है भरपूर मात्रा में मिले। किंतु 18वीं सेंचुरी तक वहाँ इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी। लोहा प्रगलन, जिसे स्मेल्टिंग बोलते हैं, की प्रक्रिया के द्वारा लोह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता था। सदियों तक इस प्रगलन प्रक्रिया के लिए काठ कोयले का प्रयोग किया जाता था। काठ कोयले को चारकोल कहा जाता है ना।
लेकिन इस कार्य की कई समस्याएं थी। काठ कोयला लंबी दूरी तक ले जाने में क्या हो जाता था, टूट जाता था, बहुत सॉफ्ट होता था, टूट जाता था। इसकी अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। यह प्राय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था, लेकिन क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था। इस समस्या का कई वर्षों में हल ढूंढा जा रहा था। गोतवा श्रोपिशायर के एक डर्बी परिवार ने, जो स्वयं लौह उस्ताद थे, कौन थे ये, लौह उस्ताद थे, इस समस्या का हल निकाला उन्होंने। और आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने, दादा, पिता और पुत्र, जो सभी अब्राहम डर्बी के नाम से जाने जाते हैं, इनको परिवार को किसके नाम से जाना जाता है, अब्राहम डर्बी के नाम से जाना जाता है, धातु कर्म उद्योग में क्रांति लाई। तो ये भी अंडरलाइन कर लेना कि धातु कर्म उद्योग में क्रांति लाने वाले कौन थे, तो अब्राहम डर्बी परिवार था। इस क्रांति की शुरुआत जो है 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने करी थी 1677 से 1717 तक। ठीक है, आविष्कार से हुआ यह धमन भट्टी, जिसे बोलते हैं ब्लास्ट फ्रेंस, का आविष्कार था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी और यह पत्थर के कोयले से गंधक तथा अपद्रव निकालकर तैयार किया जाता था। इस आविष्कार का फल यह हुआ कि तब से भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था, उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जाती थी। इस प्रक्रिया में कुछ और नए आविष्कार द्वारा आगे को सुधार किया गया। जो दूसरा डर्बी आया, यानी कि दादा, उसके बाद फिर उसका बेटा, है ना, दादा फिर उसके बाद पिता। तो जो सेकंड डर्बी था उसने 1711 से 68 के बीच में काम किया। उसमें ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, यानी कि जो भी लोग आए उन्होंने कुछ ना कुछ आविष्कार करते गए, उसमें चेंजेस करते गए। तो उन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, जो कम भंगुर था, कम टूटने वाला था। हेनरी कोट ने आलोड़न भट्टी, जिसमें पिघले लोहे में से जो अशुद्धि को दूर किया जा सकता था, और बेलन मिल यानी रोलिंग मिलिंग का आविष्कार किया, जिसे परिशोधित लोहे से छड़ तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। अब लोहे से अनेकानेक उत्पाद बनाना संभव हो गया। चूँकि लोहे में टिकाऊपन अधिक था, इसलिए इसे मशीनों, रोज़मर्रा की चीज़ बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री माना जाने लगा। लकड़ी तो जलकर कट-फट जा सकती थी, लेकिन लोहे के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म को नियंत्रित किया जा सकता था। 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियाँ, आसत और शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ, लोहे की सभी आकारों की नालियाँ, पाइपें बनवाई। और फिर उसके बाद जो तृतीय डर्बी आया, उसने जो है विश्व में पहले लोहे का पुल कोलब्रुकडेल में सेवन की नदी पर बनाया था। विल्किंसन ने पानी की पाइपें, पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पानी की पाइपें जो है पहली बार ढलवा लोहे से बनाई थी। इसके बाद लोहा उद्योग कुछ खास क्षेत्रों में कोयला खनन लोहा प्रगलन की मिलीजुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया। यह ब्रिटेन का सौभाग्य ही था कि वहाँ एक ही द्रोणी बेसिन, यहाँ तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोयला और उच्च स्तर का लोह खनिज साथ साथ पाया जाता था। ये द्रोणी क्षेत्र पत्तनों के पास ही थे। वहाँ ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पादों को लगभग सीधे ही जहाज़ों में लदवा सकते थे। चूँकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास ही था, इसलिए जहाज निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार खूब बढ़ा। ब्रिटेन के लोह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादों को चौगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की ज़रूरत होती थी, किंतु 1850 तक आते आते मात्रा घट गई और केवल 2 टन कोयले से ही 1 टन ढलवा लोहा बनाया जाने लगा। 1848 तक ये स्थिति आई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाने वाली लोहे से अधिक हो गई, यानी कि इम्प्रूवमेंट होता रहा और एक टाइम पर आकर जो है एक अच्छा लोहा प्राप्त हो गया ब्रिटेन को। तो बच्चों, ये मैंने आपको इतना यहाँ तक आपको समझा दिया है। कोयला लोहे वाला टॉपिक तक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, बुक भी रीड करेंगे, जब भी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो बुक रीडिंग पर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि एग्ज़ाम किस टाइप से हो जाए ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो रीडिंग पर फोकस रखें, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और इसको ध्यान से समझें। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।